हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे चैप्टर थर्ड के थर्ड क्लास में हैं हम लोग। एक मैंने क्वेश्चन आपको दिया था होमवर्क में कोकोआ शिपिंग फॉर्म वाला, जिसमें जो कि बेस्ट था, विच वाज बेस्ट ओवर मोनोपली एग्जाम्पल, जिसमें कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ये सारी चीजें हमें हैंडल करनी थी। तो आप देखो जरा लैंग्वेज। इफ अ कोकोआ शिपिंग फर्म सेल्स Q टन्स ऑफ कोकोआ इन इंग्लैंड। यस बच्चे, आप अपने बुक में निकाल लो पेज नंबर 99, जिनके पास रीडिंग है निकाल लो पेज नंबर 99। आज हम लोग ये वाला एग्जाम्पल कर रहे हैं, सबको समझ में आ जाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि आप चैप्टर थर्ड के पहले वीडियोस पढ़े हों। ध्यान से सुनो। द प्राइस रिसीव्ड इज, एक कोकोआ शिपिंग फर्म है, कोकोआ शिपिंग फर्म है, और इसमें Q टन्स ऑफ कोकोआ की शिपिंग हो रही है। टन्स मीन्स 1000 ऑफ kg, टन्स मीन्स 1000 ऑफ kg, ठीक है। तो Q टन्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है, इंग्लैंड में है ये। द प्राइस रिसीव्ड इज, रिसीविंग प्राइस, रिसीविंग प्राइस को बच्चे हम लोग क्या मानते हैं? रिसीविंग प्राइस इज P इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस 1/3Q। रिसीविंग प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेलिंग प्राइस, यानी अगर हमें फ्यूचर में रेवेन्यू निकालना पड़ा तो हम इसी प्राइस को यूज करेंगे, तो हम इसी प्राइस को यूज करेंगे, रिसीविंग प्राइस। ऑन द अदर हैंड, यहां तक क्लियर है बच्चे फर्स्ट सेंटेंस सभी को? ऑन द अदर हैंड, इफ इट बाइज Q टन्स फ्रॉम इट्स ओनली सोर्स इन गाना, गाना में जो है एक ही सोर्स है और वहां से हम Q टन्स का ट्रांजैक्शन करवा रहे हैं, बाई कर रहे हैं बच्चे, बाई। तो द प्राइस इट हैज टू पे इज, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस इज गिवन। कॉस्ट प्राइस इज हाउ मच? अल्फा 2, ऐसे कर दो, जस्ट अ मिनट। कॉस्ट प्राइस में P इज इक्वल टू अल्फा 2 प्लस 1/6 इंटू Q। Q इज फॉर क्वांटिटी, तो Q इज रिप्रेजेंटिंग हेयर क्वांटिटी, Q इज क्वांटिटी। बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसे सेम क्वेश्चन आपको फिर से चैप्टर 9 में मिलेंगे और सेमेस्टर 2 में भी मिलेंगे, मिक्स करके 2-2, 3-3 फॉर्म के अलग अलग मिलेंगे। तो जो जो काम हम इस वाले क्वेश्चन में कर रहे हैं, ये फिर से 9 में और फिर से MME 2 सेमेस्टर 2 में और थर्ड सेम में माइक्रो में ऐसी ही चीजें आपको मिलेंगी करने को। तो Q इज द क्वांटिटी। इन एडिशन इट कॉस्ट, ठीक है, सेलिंग प्राइस हो गया, बेचने का प्राइस पता लग गया, खरीदने का प्राइस पता लग गया, लेकिन अब माल को मंगा रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑल्सो वी हैव टू पे ना। इन एडिशन इट कॉस्ट गामा पर टन, पर टन बच्चे गामा कॉस्ट हमारा लग रहा है फ्रॉम इट्स सप्लायर इन गाना टू इट्स कस्टमर इन इंग्लैंड। मतलब गाना से इंग्लैंड लाने में हमें गामा पर टन का कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है। इट्स ओनली मार्केट, ओके। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। दिस इज व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। नेक्स्ट इज, आगे इन्होंने समझा रखा है कि अल्फा 1, अल्फा 2 एंड गामा ऑल आर पॉजिटिव। अब इसका भी बहुत बड़ा रोल होगा, आगे चल करके क्वेश्चन में करेंगे। इन्होंने फर्स्ट पार्ट में कहा है कि एक्सप्रेस द कोकोआ शिपर्स प्रॉफिट एज अ फंक्शन ऑफ Q द नंबर ऑफ टन्स। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? Q इज द क्वांटिटी इन टन्स एंड वी हैव टू फाइंड कोकोआ शिपर्स प्रॉफिट। प्रॉफिट फंक्शन निकालना है बच्चे। फिर से एक बार क्वेश्चन को जरा जल्दी जल्दी में बता दें। एक कोकोआ शिपिंग फर्म है, कोकोआ आपको पता होगा, चॉकलेट जो हम लोग बनाते हैं ना, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में बनता है कोकोआ। उसके सीड्स को फोड़ते हैं तो उसके अंदर से चॉकलेट का पाउडर निकलता है, उसी से चॉकलेट बनती है, कॉफी बनती है, ये सब कुछ बनता है। तो कोकोआ, तो कोकोआ शिपिंग फर्म जो है वो इंग्लैंड में है और वो गाना से अपना माल मंगा रही है। वो अगर बेचती है तो उसको प्राइस मिलता है इतना, दिस इज रिसीविंग प्राइस, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस। परचेज करते वक्त उनको प्राइस देना पड़ रहा है, P इज इक्वल टू अल्फा 2 प्लस Q/6। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है गामा पर टन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है गामा पर टन। नाउ अल्फा 1 अल्फा 2 गामा सब कुछ है,
अब इन्होंने कहा है कि प्रॉफिट फंक्शन निकालो। तो बच्चे आपको बता दें कि पूरे इकोनॉमिक्स में, माइक्रो मैक्रो में, हर जगह पी लेटर जो है वो हम लोगों ने प्राइस के लिए ऑलरेडी यूज कर लिया है। पी लेटर हमने किसके लिए यूज कर लिया है? प्राइस के लिए यूज कर लिया है। सो वी विल बी यूजिंग पाई फॉर द प्रॉफिट। तो हम लोग लिखेंगे लेट, जस्ट अ मिनट, काफी बोल्ड इंक है, लेट पाई एक्स बी दी, पाई एक्स नहीं पाई क्यू मानेंगे, क्योंकि यहां सब कुछ ना क्यू के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया गया है। So Q is the independent variable, that is the parameter which is defining all the functions. सब कुछ Q पे ही डिपेंड कर रहा है, तो प्रॉफिट भी तो बच्चे Q पे ही डिपेंड करेगा ना। तो let pi Q is equal to revenue minus cost। अच्छा, पहले एक लाइन ये लिखना चाहिए था, let pi Q be the profit function, क्योंकि हम कुछ नया सिंबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें ना ये समझाना चाहिए कि हम उसको क्या मान रहे हैं। लेट पाई क्यू बी द प्रॉफिट फंक्शन, देन पाई क्यू विल बी इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो पाई क्यू विल बी इक्वल टू रिसीविंग प्राइस इनटू क्वांटिटी। व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू क्या होता है कि आपका कितना कलेक्शन गया, हाउ मच यू आर कलेक्टिंग। अगर आपको सेलिंग प्राइस पता है, क्वांटिटी पता है, तो आप प्राइस इनटू क्वांटिटी कर दोगे ना। अल्फा 1 माइनस 1/3 इंटू क्यू माइनस अल्फा 1 माइनस 1/3 क्यू इंटू क्यू माइनस कॉस्ट। कॉस्ट फंक्शन बच्चे देखो, ये सेंटेंस पढ़ो जरा आप, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि कॉस्ट ये पर यूनिट कॉस्ट है या टोटल कॉस्ट है। देखो जरा, फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। यस बच्चे, आप लोग पेज नंबर 99 निकाल ले, जिन बच्चों ने लेट से ज्वाइन किया है। वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन नंबर 1। तो फिर से एक बार रीडिंग लगा लें। इन अ कोकोआ शिपिंग फर्म सेल्स क्यू टन्स ऑफ गाना, द प्राइस रिसीव्ड इज गिवन बाय दिस। ऑन द अदर हैंड, इफ इट बाइज क्यू टन्स फ्रॉम इट्स ओनली सोर्स इन गाना, यानी ये क्यू टन के हिसाब से कॉस्ट दिया हुआ है। तो एक क्यू का अगर क्यू की वैल्यू 1 डालते हो तो ये कॉस्ट, ये प्राइस दे देगा। द प्राइस इट हैज टू पे इज, दैट मीन्स इट इज प्राइस पर टन। दिस इज द प्राइस पर टन, और हम क्यू टन की बात कर रहे हैं। तो बच्चे कॉस्ट फंक्शन के लिए भी अल्फा 2 प्लस क्यू बाई 6 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्यू से। समझ में आई बात? यानी दोनों ही प्राइसेस जो हैं वो पर टन के हिसाब से दी हुई है, और हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं क्यू टन का। तो दिस विल बी आवर रेवेन्यू, दिस विल बी आवर कॉस्ट। क्या यही एक कॉस्ट हम बियर कर रहे हैं या कुछ और भी हमारा कॉस्ट में जा रहा है? यस, ट्रांसपोर्टेशन है गामा पर टन, तो इन सारी चीजों पे ध्यान देना है। तो माइनस गामा इंटू क्यू। तो यहां पर दो ही टाइप के कॉस्ट दे रखे हैं, एक तो परचेजिंग कॉस्ट और एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। होते तो बहुत सारे, होल्डिंग कॉस्ट होता है, गोडाउन में रखने का खर्चा, बहुत कुछ होता है, लेकिन वो सब हमें नहीं करना। दो ही कॉस्ट हमें दे रखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में था कि प्रॉफिट फंक्शन आप निकालो, तो देखो तो जरा, ये आ गया अल्फा 1 क्यू। अब बस सिंप्लीफाई कर देना है, माइनस अल्फा 2 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 6 माइनस गामा इंटू क्यू। तो हमारे पास क्यू की मैक्सिमम डिग्री 2 गई है, तो माइनस 1/3 को रफ में कर लें। माइनस 1/3 माइनस 1/6 कितना होता है? 6 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3/6 इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये बच्चे हो जाएगा माइनस 1/2 क्यू स्क्वायर। अब क्यू देखो ना, क्यू यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, 3 जगह पर क्यू है। तो ये हो जाएगा अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा इंटू क्यू। क्या हो रहा है? नंद किशोर को काफी प्रॉब्लम हो रही है ज्वाइन करने में, नेटवर्क इशू होगा। अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा इंटू क्यू, ये बन गया हमारा प्रॉफिट फंक्शन। फर्स्ट पार्ट डन। किसी को प्रॉब्लम बच्चे फर्स्ट पार्ट में? अच्छा, किस किस ने कर लिया था, ये क्वेश्चन हो गया था, बताना जरा। किसी ने भी नहीं किया? अच्छा, ये तरुणा है ना? और किसी ने ट्राई नहीं किया था? ठीक है, तो हो गया था, आंसर मैच कर गया था। अच्छा, उसके बाद नहीं हुआ था। यस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेलर्स ही बियर कर रहे हैं। सेलर बियर कर रहे हैं, ये कहाँ लिखा हुआ? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो हमेशा
जो परचेज करता है वही देता है ना। इन एडिशन इट कॉस्ट लिखा हुआ है, इट कॉस्ट मतलब ये कॉस्ट प्राइस जैसा जाएगा। इट कॉस्ट गामा पर टन टू शिप कोकोआ फ्रॉम इट्स सप्लायर इन गाना टू इट्स कस्टमर इन इंग्लैंड। मतलब सप्लायर से कस्टमर तक लाने का कॉस्ट है गामा पर टन। ठीक है, तो ये हाँ ये मोनोप्ली का हो गया मार्केट। ठीक है, ओनली का सिग्निफिकेंस यही है। देखो ना, मोनोप्ली का तो हो गया। कैसे पहचानोगे मोनोप्ली का? आपने मेरी इससे पहले वाली क्लास अटेंड की थी बच्चे? हाँ, तो सेकंड क्लास में बताया था ना कि जैसे जैसे क्यू बढ़ेगा, देखो ना पी क्यू पे -1/3 है तो नेगेटिवली डिपेंड कर रहा है। और ऐसा किस मार्केट में होता है? क्वांटिटी के बढ़ने से प्राइस कम होती है, क्वांटिटी के कम होने से प्राइस बढ़ती है। ऐसा किस मार्केट में होता है? मोनोप्ली में या कॉम्पिटिटिव में? मोनोप्ली में होता है। ठीक है, हाँ, कॉम्पिटिटिव में तो कांस्टेंट हो जाता है, इसलिए इन्होंने ऐसी बात लिख रखी है कि ये मोनोप्ली का ही मार्केट है। क्लियर? एनी अदर कंफ्यूजन किसी को? ओके, अब सेकेंड पार्ट पे बढ़ते हैं बच्चे। Assuming that alpha 1 minus alpha 2 minus gamma is greater than 0, इन्होंने कहा है कि आप एज्यूम कर लो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा इज ग्रेटर देन 0। फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग शिपमेंट ऑफ कोकोआ। तो देखो बच्चे, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज तो हमने क्लास 12th में पढ़ रखा है फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव का यूज करके। लेकिन चैप्टर 3 में एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, ये क्वेश्चन यहाँ देने का मतलब है कि वी डोंट हैव टू यूज डेरिवेटिव्स, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स हमें फाइंड आउट करना है। और यही क्वेश्चन जब चैप्टर 9 में आ जाएगा, ये एग्जाम में आएगा, तो कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन तो लिखा नहीं रहेगा, तो हम वहां डेरिवेटिव्स भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हमें ये टेक्निक जानना है जहां विदाउट डेरिवेटिव्स हमें क्वेश्चन करना भी आता हो। तो ध्यान दें आप लोग जरा, यहां हमारे पास है प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू -12 क्यू स्क्वायर। सबको आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर करने, सबने इतना तो पढ़ रखा है। अब देखो जरा, पाई क्यू इज इक्वल टू -12 को बाहर ले लेना है। जो भी क्वाड्रेटिक होता है उसके कोफिशिएंट को बच्चे हम लोग 1 बनाते हैं, तो -1/2 को बाहर लेना पड़ेगा, प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा। -1/2 बाहर लिया है तो फिर -1/2 से क्या करेंगे? -2 से डिवाइड भी करेंगे। -1/2 दिस विल बी क्यू स्क्वायर। अब एक बार 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर याद होगा तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। समझ में आई बात? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो पूरा 2 और q को छोड़ने के बाद जो ये टर्म मिल रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे आज नए हैं इसलिए फिर से बता रहे, ये हो गया a स्क्वायर 2a, तो ये पूरा हो गया b। यानी हमारे पास होना चाहिए अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा -4 का होल स्क्वायर होना चाहिए। नहीं है तो हम प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे। ये सब कुछ ब्रैकेट के अंदर ही होगा बच्चे, ताकि अभी कोई कंफ्यूजन ना हो। अब नेक्स्ट टाइम में -12 और मुझे बताओ तो ये 3 टर्म मिलकर के क्या हो जाएंगे? सबको आइडिया लग रहा है? a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी q प्लस अल्फा माइनस अल्फा 2 माइनस गामा -4 का होल स्क्वायर, और ये बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस, और अंदर में हो जाएगा अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा बाई -4 का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चे? अब ध्यान से सुनो, हमारा पाई क्यू आ चुका है -12 क्यू माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया? 1/4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32 इंटू अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चे, अब ये जो है ना, ये पूरा 2 पार्ट में बट चुका है।
एक ये वाला पार्ट जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं, इसको कांस्टेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 और गामा हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये सब तो कांस्टेंट है, हमारे कंट्रोल में खाली क्यू है। तो हम इसको बढ़ा सकते हैं और इसको घटा सकते हैं। तो हमने प्रॉफिट फंक्शन को दो टुकड़ों में बांट दिया। फर्स्ट पार्ट, कोई मुझे बता सकता है फर्स्ट पार्ट का वैल्यू हमेशा क्या आएगा? फर्स्ट पार्ट में समथिंग होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। माइनस हाफ लग गया है तो ये बच्चे हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 ही आएगा, कभी भी पॉजिटिव नहीं होने वाला। क्लियर बच्चे? लेस देन इक्वल टू 0, और ये तो कांस्टेंट है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, इसको तो रहने दो। अब लेस देन इक्वल टू 0 है तो नंबर लाइन पे आपके पास बहुत सारी वैल्यूज है लेने को। तो इसमें से आप क्या सबसे छोटी वैल्यू पता लगा पाओगे? कहां तक जा रहे हो? आप x की वैल्यू 50,000 डाल दो, बहुत लेफ्ट में चले गए। 1 लाख डाल दो और लेफ्ट में चले गए। तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है, ये तो जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक। लेकिन ये 0 से ज्यादा कभी भी नहीं होगा, और 0 भी कब होगा? व्हेन q इज एग्जैक्टली इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा अपॉन 4। तो इसलिए हम मैक्सिमम वैल्यू का पता लगा सकते हैं, और इस केस में ओनली मैक्सिमम एग्जिस्ट। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई घबराने वाली बात नहीं, ये हमने फर्स्ट क्लास में कर रखा है, कुछ एग्जाम्पल्स भी किए हुए, इसलिए आपको वहां समझ में आ जाएगा। तो मैक्सिमम पाई क्यू विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाला पार्ट को होना पड़ेगा 0 तभी मैक्सिमम मिलेगा, और यही हो जाएगा मैक्सिमम। 0 प्लस 1 बाई 32 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा का होल स्क्वायर। और कब मिलेगा? व्हेन q इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, जब q एग्जैक्टली इसके इक्वल हो जाएगा ना, एग्जैक्टली इसके इक्वल, माइनस गामा अपॉन 4, तो ये चीजें आ जाएंगी 0। तो q इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा अपॉन 4। तो ये हो गया मैक्सिमम पाई q, और q इज इक्वल टू दिस थिंग। अब देखो बच्चे, क्वेश्चन में दिया हुआ था एक सेंटेंस, अभी तक हमने उसका यूज नहीं किया है। What is meaning of this? अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा ग्रेटर देन 0, ये क्या देना जरूरी था? अगर ये नहीं दिया होता तो क्वांटिटी हमारा पॉजिटिव नहीं आता। तो लिखेंगे सिंस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा इज ग्रेटर देन 0, सो मैक्सिमम पाई क्यू इज फिजिबल, मतलब ये आएगा, कभी ना कभी ये अचीव होगा ये वाला सिचुएशन। एंड इट विल बी 1 बाई 32 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा का होल स्क्वायर। और देखो ना, क्वांटिटी भी फिजिबल है। कभी आपने सुना है कि -20 चेयर भेज दो भैया? ऐसा कोई थोड़ी बोलता है, पॉजिटिव ही क्वांटिटी होती है। तो q इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा अपॉन 4। उसी क्वेश्चन में फिर आगे पूछा है व्हाट हैपेंस इफ, तो इफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा इज लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा बच्चे? कोई मुझे बता सकता है? आप लोग कर रखे हो ऐसे क्वेश्चन, आप लोगों को तो जवाब देना चाहिए, जो बच्चे फर्स्ट सेकंड क्लास कर रखे हो। बताओ जल्दी। 0 नहीं होगी, क्वांटिटी नेगेटिव होने लगेगी। अगर ये लेस देन 0 तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा अपॉन 4 भी लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी को अगर हम पॉजिटिव से डिवाइड कर दे तो कोई पॉजिटिव थोड़ी हो जाएगा, नेगेटिव ही रहेगा। और ये है किसकी वैल्यू? q की वैल्यू है। क्या क्वांटिटी कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे इट डज नॉट हैव नो इकोनॉमिक सेंस, इसमें कोई इकोनॉमिक सेंस नहीं निकल रहा है। और चाहे बच्चे कितना भी कोई चीज हमारा सपोर्ट कर रहा हो, हम आपको आज एक ये फैक्ट बताते हैं, ये आपका मैथ्स हो, स्टैट्स हो, माइक्रो हो, इकोनोमेट्रिक्स हो, कहीं भी हो, चाहे कितना भी कुछ सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन अगर उसका इकोनॉमिक सेंस नहीं है थ्योरेटिकली, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है? तो क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव होने का तो सवाल ही नहीं है। सो इट इज द केस ऑफ शट डाउन पॉइंट, इट इज द केस ऑफ शट डाउन पॉइंट। हम यहां पर बिजनेस बंद कर देंगे और हम क्वांटिटी को क्या कर देंगे? 0। तुरंत बिजनेस को बंद करने का ऑर्डर दे देंगे कि इस बिजनेस में अब कोई फायदा नहीं रहा, बंद करो इसको।
ठीक है। यस बच्चे, सभी को बी पार्ट क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर सी पे चलेंगे। यस, एनी क्वेश्चन? देखो ये है कि Q लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या हम Q के नेगेटिव होने का वेट करें? Q नेगेटिव होने का वेट करेंगे तो वो मॉडल ही गलत हो जाएगा ना, हम गलत बिजनेस कर रहे हैं। इसमें प्रॉफिट होने का कोई चांस नहीं, हम और लॉस की तरफ ही गिरते चले जाएंगे। ठीक है, इट डज नॉट हैव एनी इकोनॉमिक सेंस। तो हम ये नहीं कहते कि Q पॉजिटिव होगा तब बंद करेंगे इस बिजनेस को, उसी टाइम में हम बंद कर देते हैं। बंद करने का मतलब है वी जस्ट ऑर्डर नॉट टू ट्रांजैक्ट एनी क्वांटिटी, तो Q 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब बच्चे हम लोग सी पार्ट पे चलते हैं। नाउ सी पार्ट में बोला है सपोज द गवर्नमेंट ऑफ गाना इम्पोजेज एन एक्सपोर्ट टैक्स ऑन कोकोआ। तो गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग एक्सपोर्ट टैक्स ऑन कोकोआ। हमने टैक्स बच्चे दो टाइप के पढ़ रखे हैं ना, कौन कौन से? एक्साइज टैक्स और सेल्स टैक्स। अब यहां पे कंफ्यूजन है, लेकिन जैसे ही पढ़ा टी पर टन, ये कौन सा टैक्स हो गया? फाइंड द न्यू एक्सप्रेशन फॉर द शिपर्स प्रॉफिट एंड न्यू क्वांटिटी शिप्ड। ओके, नाउ सी, देखो बच्चे, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, टैक्स ना दो टाइप के हमें पढ़ने हैं, एक्साइज टैक्स और सेल्स टैक्स। ये एक्साइज टैक्स ना पर यूनिट चार्ज किया जाता है, जैसे यहां पे दिया हुआ है ना पर क्यू मतलब एक अगर क्विंटल है तो उस पे टी अमाउंट चार्ज किया जा रहा है। दैट मीन्स इट इज पर यूनिट या पर स्केलिंग के हिसाब से है, परसेंटेज के हिसाब से तो नहीं दिया हुआ है, तो इट इज एक्साइज टैक्स। सेल्स टैक्स में बच्चे एट द रेट ऑफ टी परसेंटेज दिया होता है ऑन रेवेन्यू कलेक्शन। जितना आपका रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल इन लोगों ने पर यूनिट दिया हुआ है, तो हम इसको एक्साइज टैक्स मान करके ही आगे बढ़ेंगे। तो लिखेंगे हेयर एक्साइज टैक्स इज टी पर टन। सो टैक्स कौन पे करता है? सो टी बी दी टैक्स अमाउंट, इसको भी लेट ही मान लो, एंड टी बी दी टैक्स अमाउंट पेड। देन T इज इक्वल टू कितना टैक्स पेमेंट होगा? T इंटू क्यू। क्योंकि अगर आपने 5 टन की अगर ट्रांजेक्शन की है तो 5 इंटू टी, अगर 10 टन की है तो 10 इंटू टी, अगर Q टन की है तो Q इंटू टी। इतना आप बच्चे टैक्स पे कर रहे होगे। एंड टेल मी कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑन प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा प्रॉफिट। तो इस तरीके से लिखेंगे न्यू प्रॉफिट फंक्शन। ये नीचे में छोटा सा एन लगा देते हैं, इसका मतलब होता है आफ्टर टैक्सेशन न्यू प्रॉफिट फंक्शन बनाया जा रहा है। तो ओल्ड प्रॉफिट फंक्शन में से हम लोग माइनस कर देते हैं टैक्सेशन अमाउंट, जो भी टैक्स पे कर रहे हैं। ओल्ड प्रॉफिट फंक्शन का है ये है ओल्ड प्रॉफिट फंक्शन। -1/2, old profit function is -1/2, q minus alpha 1 minus alpha 2, alpha 1 minus alpha 2 minus gamma upon 4 का होल स्क्वायर प्लस 1/32 और उसका होल स्क्वायर प्लस 1/32 और है अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा का होल स्क्वायर। नाउ सी, इसमें से माइनस कर देंगे t इंटू क्यू। अच्छा यहां पर q भी था ना, मैंने वहां नहीं लिखा q। अच्छा नहीं, उसके साथ q नहीं आएगा। एक मिनट q, ये इसके साथ अगर करना चाहोगे ना तो मुश्किल होगा। इसका ना दूसरा फॉर्म ले लेते हैं, जहाँ पे ये खुला हुआ था ना क्यू स्क्वायर और क्यू वाला, जहाँ पे हमने होल स्क्वायर नहीं बनाया था, वहां तक चलते हैं। नहीं आई बात समझ में? यहां पर ना इस क्यू को एडजस्ट करना मुश्किल था,
तो जो थोड़ा सा बीच वाला कच्चा पक्का फंक्शन था ना हमारा, कौन सा फंक्शन, इस फंक्शन की बात करते हैं। माइनस हाफ क्यू स्क्वायर प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा इंटू क्यू, तो इसी के अंदर टी को भी हम लोग एडजस्ट कर लेंगे ना, इसलिए ये वाला फंक्शन ले रहे हैं। तो माइनस हाफ क्यू स्क्वायर प्लस क्या था देखना जरा, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस गामा, प्लस था या माइनस था, माइनस है, माइनस माइनस माइनस, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा इंटू क्यू, ये इतना दूर क्यों, इसको भी थोड़ा नजदीक लेते हैं, माइनस टी इंटू क्यू। क्लियर बच्चे, समझ में आया? मैंने जो पहले लिखा था उसको क्यों इरेज कर दिया, क्योंकि वो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करता, उसमें टी क्यू को इंसर्ट करना बड़ा मुश्किल था, इसलिए इनिशियल फंक्शन को ले लिया। अब यहाँ टी क्यू आसानी से एडजस्ट हो जाएगा, देखो ना ये टी इसके अंदर चला आएगा। तो माइनस हाफ क्यू स्क्वायर प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा माइनस टी आ गया। अब उसी तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, तो माइनस 1/2 अंदर क्यू स्क्वायर माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा माइनस टी अपॉन में क्या आ गया, 2। समझ में आ रहा है सभी को? अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस 1/2, हेयर इज क्यू स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड भी करना है, तो डिवाइड करेंगे तो पहले से तो 2 था ही। नाउ सी, तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करने के बाद बच्चे इसमें बच गया है ये पूरा टर्म, इसको हम लोग मान लेंगे b। ये अगर a स्क्वायर है, ये 2a है, तो ये b हो गया, प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा माइनस टी बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा माइनस टी अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ये जब बाहर निकलेगा तो माइनस हाफ, ये 3 टर्म क्या हो जाएंगे, 3 टर्म क्या हो जाएंगे, q माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा माइनस टी बाई 4 का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस 1/2 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा माइनस टी बाई 4 का होल स्क्वायर। तो कुछ कुछ पिछले रिजल्ट जैसा ही आ रहा है, माइनस 1/2 क्यू माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा माइनस टी बाई 4 का होल स्क्वायर, और इधर 1/32 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा माइनस टी का होल स्क्वायर। तो मुझे बताओ तो फिर से वही चीज, ये चीज जो है इस कोफिशिएंट की वजह से या तो नेगेटिव होगी या जीरो होगी, तो इस केस में मैक्सिमम हम फाइंड आउट कर सकते हैं 0। सो मैक्सिमम प्रॉफिट न्यू आफ्टर टैक्सेशन, न्यू प्रॉफिट इज दिस मच ओनली, 1/32 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा माइनस टी का होल स्क्वायर। और किस लेवल पे, किस क्वांटिटी लेवल पे, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा माइनस टी अपॉन 4, इसी क्वांटिटी पे बच्चे ये वाला पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट 0 हो रहा होगा ना। सो दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन। क्लियर बच्चे? कुछ नहीं, आप ऐसे समझ जाओ, अगर आपको दिक्कत होती है ना तो आप ऐसे समझा करो कि मैंने -2 से डिवाइड किया है, तो अंदर में क्या कर देंगे, जैसे हाँ हर जगह -1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, अपने आप आ जाएगा आपको। ठीक है, अब जैसे बाहर में मैंने -1/2 किया है, तो अंदर में क्या कर दोगे, -2, ताकि रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़े। जैसे नहीं समझ में आया, यहाँ देखो 2 इंटू अगर है कुछ ऐसा रह जाए, 2x स्क्वायर है और प्लस 3x है, इसमें से अगर हम 2 बाहर लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 3/2 नहीं करते, तो वही तो किया है। यहाँ पर था -1/2 x स्क्वायर और प्लस मान लो कुछ भी था 3x,
तो -1/2 बाहर लेंगे एक्स स्क्वायर, तो -1/2 को अगर बाहर लिया है तो फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर में, -2 × 3x। क्यों? क्योंकि फिर जब हम खोलेंगे तो -2 और -1/2 कैंसिल हो जाएगा, वापस वही पुरानी चीज आ जाएगी। एक मिनट, हम इस स्टेप की बात कर रहे थे। अच्छा, हाँ 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 हाँ, तो मेरे से कुछ मिस्टेक हो गया, रुक जाओ, इसको फटाफट सही करते हैं। -1/2 लिया है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, जस्ट अ मिनट, 2 ऊपर चला जाएगा। तो जब 2 ऊपर है ही, ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी गलत हुआ था क्या? अच्छा, तभी वो मेरे दिमाग में सेट हो गया, वही करते चले आ रहे हैं। ठीक है, चलो वहां भी सही कर देंगे, पहले यहाँ सही करते हैं। हाँ, ये बात है कि जो चीज बाहर निकालते हैं तो फिर अंदर में उससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो -1/2 बाहर निकाल रहे हैं तो अंदर में -2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ध्यान दो जरा बच्चे आप लोग यहाँ पर, जब मैंने -1/2 बाहर में किया है तो अंदर में -2 करेंगे, तभी तो ये माइनस माइनस बाद में कैंसिल होगा, 2 और 1/2 कैंसिल होगा, तो वापस वही पुरानी चीज आएगी। तो यहाँ पर -2 आएगा ऊपर। -2 जब आ ही गया है तो फिर इन सब की जरूरत नहीं है, ये खुद ही हो गया। तो नीचे से ये 4 हटा दो, नीचे से 4 हटा दो। समझ में आ रही है बात सभी को? 4 तो हट गया ना, क्योंकि ये 2 है और ये a है तो ये पूरा b है, तो b का ही स्क्वायर रखेंगे, b का ही स्क्वायर माइनस करेंगे, तब तो फिर टेंशन ही नहीं है। अब ये 4 हट जाएगा, नीचे का डिनोमिनेटर अब कुछ आएगा ही नहीं, -1/2 + 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, देखो तो जरा, ये नीचे से 4 फिर हटा देना होगा हमें, और इधर में सिर्फ 2 आएगा, तो मैक्सिमम प्रॉफिट 32 ना आकर के 1/2 आएगा, और एट ये 1/4 गया। अब सही है, सबको आया समझ में क्या करेक्शन किया? ऐसे ही उधर वाले क्वेश्चन में भी करेक्शन करना होगा। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। जब -1/2 से किया तो ये -2 इधर आ जाएगा, और जब -2 आ ही गया है तो नाउ वी डोंट नीड दिस -4, और यहीं पे -2 है, तो इसी चीज का हम होल स्क्वायर एक बार ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब तो ये फिर नीचे से -4 गया और यहाँ माइनस आ गया, और ये -4 चला गया, तो ये 32 हट करके क्या हो गया, 1/2, और इधर से 4 चला गया, तो आंसर हो जाएगा 1/2 की जगह, 1/32 की जगह 2, और एट 4 हट जाएगा। थोड़ा सा करेक्शन करना है बच्चे, आप लोग इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है बच्चे, सबको आया समझ में? और तो कहीं करेक्शन की जरूरत नहीं है? नहीं। नेक्स्ट देखना, सी पार्ट हो चुका है, अब डी पार्ट पे आते हैं। डी पार्ट, कैलकुलेट द गवर्नमेंट्स एक्सपोर्ट टैक्स रेवेन्यू एज अ फंक्शन ऑफ टी। तो लेट गवर्नमेंट्स टैक्स रेवेन्यू बी कैपिटल टी। गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू हम कैपिटल टी मान लेते हैं, एंड एडवाइज इट ऑन हाउ टू ऑब्टेन एज मच टैक्स रेवेन्यू एज पॉसिबल। अब गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स रेवेन्यू जो है उसका कलेक्शन हो। इस पे हम आपको एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं। इसमें से कई सारे लोग दिल्ली से ही बिलोंग करते होंगे, तो दिल्ली में एक प्लेस है सीपी। सीपी के बारे में सबको पता होगा, सब एक ना एक बार घूमने जरूर गए होंगे। जो भी दिल्ली आता है नया नया या रहता है, सभी लोग सीपी जरूर जाते हैं। सीपी में एक चाट भेलपूरी वाला था जो भले पापड़ी वगैरह नहीं खिलाता, वो था। वो अपना रेहड़ी लगा करके बेचता था, ठेला मामूली से लगा करके बेचता था। कभी आप उससे टैक्स वसूलने की सोच सकते हो? नहीं, उसका खूब बिक्री होता था। मतलब सीपी पे तो सस्ता कोई चीज मिलता ही नहीं है, तो साइड रोड साइड के जो वेंडर्स होते हैं यही लोग सस्ता सस्ता खिलाते हैं, और वहाँ काफी गरीब लोग भी बिजनेस करते हैं। और रोज इतने बड़े बड़े होटल में थोड़ी लंच और सब कुछ करेंगे, डिनर वगैरह। तो उस भेलपुरी वाले का, भेलपुरी चाट वाले का बहुत ज्यादा बिकता था।
ठीक है। उसने एक प्लेट का दाम रखा हुआ था 80 रुपीज। ध्यान से सुनना। और काफी ज्यादा उसका बिकता था। कुछ लोगों ने कंप्लेन कर दिया कि इसका तो बहुत ज्यादा कलेक्शन होता है, आप इसे टैक्स नहीं लेते हो। अब टैक्स वाले बंदे जो हैं सिविल ड्रेस में, मतलब कॉमन सा इंसान बन करके उसके साथ लगे दोस्ती बढ़ाने। 2-4 दिन विजिट किया, उस चाट वाले को लगा ये तो मेरे ही जैसा बंदा है, उससे खुल करके बात करने लगा। अरे मेरा तो इतना प्लेट बिक जाता है, ये होता है वो होता है, ठीक है। अब वो एक दिन खा रहा था, शाम हो गई थी, 5-6 बज गया था। उसने देखा कि इसका बड़ा सा डस्टबिन है, पूरा डस्टबिन फुल है, यानी सारी प्लेटें बिक चुकी हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। उसी दिन इनकम टैक्स का रेड पड़ गया। अब वो तो लगा बेचारा रोने चिल्लाने। इस स्टोरी में बहुत बड़ा चीज छुपा हुआ है, उसी पे आएंगे, इसलिए स्टोरी ध्यान से सुनना। अब वो तो लगा रोने चिल्लाने कि भैया आप मेरे जैसे गरीब इंसान से आप लोगे टैक्स, इतने बड़े बड़े मॉल खुल रखे, इतने बड़े बड़े शॉप खुले, आप उनसे जाकर के टैक्स लो। अब टैक्स वाला कैसे प्रूव करे कि इसकी बहुत ज्यादा आमदनी होती है? तो उन्होंने उसका रेट लिस्ट देखा तो कोई भी प्लेट 80 रुपए से कम का नहीं था, 80 रुपीज का सब कुछ था। हो सकता है ये सही की घटना है, तो पहले रेट कुछ और रहा होगा, हम कुछ और ले रहे हैं, रेट पे मत जाओ, मेन जो घटना है उस घटना से सीखो। मान लो अगर 80 रुपीज का एक प्लेट बेचता है, उन्होंने सीधा डस्टबिन लिया और पलट दिया, सारे प्लेट की काउंटिंग हो गई। कितना निकला प्लेट? 1200 प्लेट निकला। पूरे दिन भर में उसने 1200 प्लेट बेचे थे बच्चे। जो डोंगा होता है वो निकल गया 1200 काउंटिंग में। अब बताओ तो 1200 को अगर 80 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका रेवेन्यू कलेक्शन कितना गया? 96,000। एक दिन में वो 96,000 कमाया। क्या बड़े बड़े मैनेजर और इंजीनियर डॉक्टर कमाएंगे उतना? एक दिन में 96,000। उसको मल्टीप्लाई कर दिया अपना 30 से मंथली इनकम निकालने के लिए, मंथली से मल्टीप्लाई कर दिया। तो उन लोगों ने क्या किया कि वो सिविल ड्रेस में जो बंदा था उसी दिन इनकम टैक्स का रेड क्यों पड़वाया? क्योंकि वो देखता था कि कभी 800 प्लेट बिक जाता है, कभी 900 प्लेट बिक जाता है, कभी 1000 बिकता है। उस दिन उसने बोला कि भैया आज तो मेरी खूब कमाई हो रही है, जम के लोग आ रहे हैं, आज तो मेरा खूब बिक्री हो रहा है। तुरंत पता लग गया, जो जासूस था उसको पता लग गया कि आज इसकी सबसे ज्यादा प्लेट की बिक्री हुई है, तो आज ही रेड मार दिया। और उन लोगों ने कहा कि यही इसका नॉर्मल कमाने का तरीका है, तो उसको फिर इनकम टैक्स देना पड़ गया था। तो इनकम टैक्स जो कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं, तो उनको हम गवर्नमेंट ही कहेंगे। गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स लेना चाहती है वो किस टाइम में लेना चाहती है? जब आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो। जब आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा उसी क्वांटिटी के हिसाब से टैक्स आपसे चार्ज करेगी। तो यहां भी जो हमारा है टैक्सेशन के बाद का मैक्सिमम क्वांटिटी है, क्या है बच्चे बताना? दिस इज द क्वांटिटी फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट वाला क्वांटिटी के हिसाब से ही टैक्स होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट क्वांटिटी Q इज इक्वल टू α1 माइनस α2 माइनस गामा माइनस टी। अब उन्होंने इसी क्वांटिटी पे चार्ज कर दिया, तो टैक्स रेवेन्यू आ गया Q इंटू टी। तो गवर्नमेंट की नजर में टी की वैल्यू आ गई α1 माइनस α2 माइनस गामा माइनस टी इंटू टी। क्यू की जगह मैंने डाल दिया मैक्सिमम प्रॉफिट वाली क्यू की वैल्यू। अब देखो ना टी क्या आ गया? कैपिटल T is the amount of tax collected, small t is the rate of taxation, rate of taxation। तो ये आ गया इधर माइनस टी स्क्वायर और प्लस α1 माइनस α2 माइनस गामा इंटू टी। अब फॉर मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू टी इज इक्वल टू क्या करोगे? माइनस कॉमन ले लोगे, टी स्क्वायर माइनस α1 माइनस α2 माइनस गामा इंटू टी। माइनस बाहर, टी स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, और फिर उसी चीज का होल स्क्वायर एक बार हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक बार ऐड करेंगे, ताकि नेट इफेक्ट में कोई बदलाव ना दिखे नेट रिजल्ट में। पहले 3 का तो बच्चे आपको पता है, देखना इस बार सही हुआ है ना? T
टी माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा बाई 2 का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर वही चीज बच्चे, यहाँ माइनस है तो ये पूरी चीज जो है वो या तो लेस देन या इक्वल टू 0 होगी। तो फॉर मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन दिस पार्ट हैज टू बी 0, तो बचेगा खाली ये वाला पार्ट, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा बाई 2 का होल स्क्वायर। और किस पे? when this tax rate is fixed। अगर हम टैक्स रेट को अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा बाई 2 अगर फिक्स कर दें पर टन, देखो उस मॉडल में तो अल्फा 1 अल्फा 2 और गामा ये तीनों कांस्टेंट होंगे, हमें पता होगा, तो हम तीनों की वैल्यू डाल करके स्मॉल टी पता लगा लेंगे कि हमें टैक्स कितना फिक्स करना चाहिए पर टन, उस हिसाब से टैक्स चार्ज करेंगे। तो गवर्नमेंट के साइड से सोचो तो मैक्सिमम कलेक्शन होगा, मतलब एक तरफ तो क्वांटिटी मैक्सिमम प्रॉफिट वाली, मैक्सिमम कलेक्शन इतना होगा, और जब हम टैक्स रेट इतना फिक्स करेंगे तो ये क्वेश्चन आता है कि टैक्स रेट कितना होना चाहिए फॉर मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू, तो भी हम यही पार्ट करते हैं। तो अगर सीधा यही क्वेश्चन आ गया व्हाट शुड बी द टैक्स रेट फॉर मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू, तो भी पता है हमें क्या करना पड़ेगा, पार्ट सी और डी दोनों करने पड़ेंगे ना, क्योंकि हमें मैक्सिमम टैक्सेशन के बाद की मैक्सिमम प्रॉफिट वाली क्वांटिटी लेवल चाहिए। ऐसी कौन सी क्वांटिटी होगी जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट देगी। अब हम बस 2-3 सेकंड के लिए चुप होते, क्योंकि लगातार बोल रहे तो हो सकता है आपका भी दिमाग ध्यान कहीं इधर से उधर हो रहा होगा। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? मैम इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की 4 स्टेप बता दो दोबारा। ए पार्ट का या डी का? डी का। देखो स्टार्टिंग का 4 स्टेप यही है कि गवर्नमेंट का जब टैक्स रेवेन्यू होगा ना, तो गवर्नमेंट कौन सी क्वांटिटी को चूज करे, किस क्वांटिटी के हिसाब से टैक्स लगाए, क्योंकि टैक्स का रेट जो है वो तो पर टन के हिसाब से है, तो कितना टन ले उसे पता ही नहीं है, तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट वाली ही क्वांटिटी लेता है। और मैक्सिमम प्रॉफिट वाले में टी जरूर होना चाहिए, मतलब टैक्सेशन इंक्लूड करने वाला ही। गलती से आप बी पार्ट का मत ले लेना, उसमें टी होगा ही नहीं, तो फिर सॉल्व हो ही नहीं पाएगा मैक्सिमम का कंडीशन, क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं ना फिर। तो हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट टैक्स इंक्लूड करने वाला जो था क्वांटिटी, उसी क्वांटिटी को लेंगे, और कितना टैक्स हम पे करेंगे तो क्वांटिटी इनटू टैक्स रेट। अब इसी को मैक्सिमाइज कर देना है। क्लियर बच्चे? ओके मैम। और किसी को कुछ पूछना है बच्चे? ये पर टन के हिसाब से दिया हुआ है, तो ये एक्साइज टैक्स होगा। पर टन मतलब पर यूनिट के हिसाब से दे रखा है ये। यहाँ पर 1 यूनिट का मतलब है 1 टन, स्केलिंग किया गया है ना। अगर ये दिया होता है एट द रेट ऑफ 20% या कुछ इस तरीके से, तो हम फिर 20% रेवेन्यू का निकाल करके ऐड करते। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने करा रखे हैं, और मतलब करवाएंगे भी, असाइनमेंट में है ऐसे मैंने दिए हुए हैं, जहाँ पर सेल्स टैक्स का भी यूज करके हमें क्वेश्चंस करने हैं, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत है नहीं। अभी टाइम कितना हुआ? 7:03। देखते हैं अगर एक क्वेश्चन मिल गया ना टैक्स रेट वाला जिसमें रेट है, तो वही करवा देंगे। रेट 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 when the production is about, नहीं है, टैक्स रेट वाला नहीं है। रेट वाला होगा तो बस रेवेन्यू का निकाल करके, और मतलब जो रेवेन्यू फंक्शन होगा ना रेट वाले क्वेश्चन में, टी जो है टैक्स अमाउंट पेड, वो आ जाता है T% ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। ये करके फिर हम लोग प्रॉफिट फंक्शन में से माइनस कर देते हैं। अभी है नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन, मिलेगा तो करा देंगे। तो ये एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें ना सारे कॉन्सेप्ट आपके मिल जाते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर 3। बच्चे चैप्टर 3 पूरा हो चुका है। अब मेरी तरफ से चैप्टर 3 में कॉन्सेप्ट में कुछ भी देने को नहीं है,
तो अब आपको करना क्या है कि कॉन्सेप्ट की तो क्लासेस हो गई खत्म। अब क्लास 1, 2, 3 ये तीनों क्लासेस सभी बच्चों को देख लेना है वीडियो से। ये थर्ड क्लास जो है ये 1 घंटे 1.5 घंटे में अपलोड हो जाता है, क्लास के बाद विदिन 1 आवर अपलोड हो जाता है यूट्यूब पे, क्योंकि अभी 1, 2, 3 हम लोग यूट्यूब पे डालेंगे, उसके बाद से फिर आपको क्लासेस नहीं मिलेंगी, वो वेबसाइट पे मिलेंगी, तो इसलिए इसका तो अपलोड हो जाता है। और आप वहां से तीनों वीडियो देख करके, और जिन बच्चों ने एडमिशन ले रखा है उनके पास एक्सेस होगा पीपी का वेबसाइट पे। अगर आपको नहीं आता है देखने तो आप सर से पूछो कि सर हाउ टू गेट द पीपी क्वेश्चंस, प्रीवियस पेपर्स क्वेश्चन। आप बच्चे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस पे भी अटेम्प्ट लेकर के फिर मंडे वाली क्लास में आओगे, ठीक है। तो क्योंकि मंडे वाली क्लास में हम लोग पीपी स्टार्ट करेंगे, अगर आप अटेम्प्ट लेकर के आते हो ना, वो सबसे बढ़िया मेथड होता है, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, आपको ना उसकी भूख रहेगी, भूख रहता है और तब खाना मिले तो खाना का स्वाद कितना बढ़ जाता है। तो आपके मन में होगा कि अरे मैंने ये क्वेश्चन ट्राई किया था, मेरे से तो हुआ नहीं था, मैम कैसे कराती हैं क्लास में, आज देखते हैं, तो उसका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। तो आपको इस तरीके से करके आना है। तो बीच में सैटरडे संडे है और अभी इस वीक में कोई टेस्ट भी नहीं है, तो आपको इतना काम करना है कि चैप्टर 3 के कॉन्सेप्ट पढ़ के और पीपी पे अटेम्प्ट लेकर के मंडे को क्लास में आना है, ठीक है बच्चे। और जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है उनको पीपी का क्वेश्चन नहीं मिल पाएगा, तो वो सिर्फ 3 क्लास ही देख करके आए और फिर पीपी के क्वेश्चन के साथ सीधा मंडे को ही क्लास में देखेंगे, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही। किसी और को अगर कोई भी पर्सनली कुछ भी पूछना है या किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या स्क्रीनशॉट लेना है तो वो बच्चे वेट करेंगे, नहीं तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। फिर मिलते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।